हेलो, मैं डॉक्टर पी.के. वर्मा बायोलॉजी क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। अब हम लोग एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टडी करेंगे। चूँकि एनिमल किंगडम काफ़ी बड़ा किंगडम है, प्रोटोजोआ से लेकर कॉर्डेटा तक, तो इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम या जेनाइटल सिस्टम धीरे धीरे विकसित हुआ है। इनके हैबिटेट के हिसाब से इनके रिप्रोडक्शन करने की प्रक्रिया में भी अंतर पाया जाता है। तो एक एक कर हम लोग देखें कि एनिमल किंगडम में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। प्रोटोजोआ में सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की उत्पत्ति हुई। एल्फीडियम या पॉलीएस्टोमेला नाम का समुद्री जीव, जो अमीबा का ही एक हायर फॉर्म है, उसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन अल्टरनेटली एक के बाद दूसरा पाया जाता है। पैरामीशियम एक्सिलिएटा है, इसमें कंजुगेशन नामक विधि से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और यह प्लाज्मोडियम, जिसको आप मलेरिया पैरासाइट कहते हैं, इसमें एग और स्पर्म बनते हैं। फीमेल एनोफिलीज के स्टमक के अंदर इनके गैमीट का निर्माण और फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन क्रिया होती है। पोरीफेरा यानी स्पॉन्जेज में आर्कियोसाइट नाम के सेल्स से स्पर्म्स और ओवा बनते हैं, लेकिन इनके अंदर निश्चित रूप से दिखाई पड़ने वाला कोई गोनैड नहीं पाया जाता है। डिफिनिट गोनैड्स आर नॉट फाउंड। अब देखिए, ये स्पॉन्ज का एक शरीर है। यहाँ एक्टोडर्म और अंदर में ये एंडोडर्म है, कॉलर सेल का बना हुआ एंडोडर्म। बीच में मीजेनकाइम है, यहीं पर स्पर्म का निर्माण हो रहा है। ओवम का भी निर्माण इसी के अंदर आर्कियोसाइट नाम के सेल से हो रहा है। अब ये स्पर्म पहले ओस्कुलम होकर निकलकर बाहर जाते हैं और फिर उसी स्पॉन्ज में या किसी भी स्पॉन्ज में बॉडी वाल के अंदर पाए जाने वाले पोर से अंदर घुसते हैं। इन स्पर्म्स के हेड को लेकर ये कॉलर सेल्स फिर मीजेनकाइम में आते हैं और फर्टिलाइजेशन कराते हैं। स्पर्म्स आर मोटाइल and released through osculum. Sperms enter into flagellated chamber, that is spongocele, and carried to ova by collar cells. अब फर्टिलाइजेशन के बाद इनके ब्लास्टुला का एक और फ्लैजिलेटेड सेल और एक और बिना फ्लैजिला का सेल होता है, उसको एम्फी ब्लास्टुला कहते हैं। ओवेलिया नामक हायर स्पंज में पेरेन्काइमुला लार्वा बनता है और विभिन्न स्पॉन्जेज में थोड़ा बहुत लार्वा की बनावट में अंतर मिलता है। पहली बार टेस्टिस या ओवरी का निर्माण यानी गोनैड का निर्माण सिलेंटेटा में बना। सिलेंटेटा यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, बाइसेक्सुअल भी हो सकता है। अब इसका गोनैड एक्टोडर्म से भी बन सकता है और एंडोडर्म से ही बन सकता है। यानी अभी यहाँ निर्धारित नहीं हुआ है कि गोनैड्स का निर्माण किससे होना चाहिए, जबकि हायर एनिमल्स में यह मीजोडर्म से होता है। यह हाइड्रा का डायग्राम है। हाइड्रा में टेंटिकल के नीचे टेस्टिस का निर्माण होता है। यहाँ पर टेस्टिस का निर्माण हुआ और फुट के पास ओवरी का निर्माण होता है। एपिडर्म में एक छोटा सा छेद हो जाता है टेस्टिस की सतह पर, जिससे होकर स्पर्म्स बाहर निकल आते हैं। जबकि ओवरी का सतह टूट जाता है, फट जाता है
और ओवम पानी के संपर्क में चला आता है। तो बड़ी वाल पर, आउटर वाल पर ही इनमें फर्टिलाइजेशन होता है। ये जेलीफिश है, ट्रांसपेरेंट होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। तो आप जो ये गोल गोल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, किसी एक में 4 टेस्टिस तो किसी दूसरे में 4 ओवरी होगा। अब इनका गैमीट पानी में रिलीज होता है, वहीं फर्टिलाइजेशन, वहीं डेवलपमेंट होता है। सभी सिलेंटेटा में ब्लास्टुला के बाद स्टीरियोगैस्टुला बनता है। ओवेलिया में हाइड्रुला स्टेज तक बनता है, लेकिन जेलीफिश में हाइड्रुला के बाद एक एस्टोबिला और उससे 300-400 इफायरा लार्वा बनते हैं। यानी एक जायगोट से बहुत सारे एम्ब्रायो बनेंगे। इसे पॉली एम्ब्रायोनी कहा गया। अब चपटे कृमि फ्लैटवर्म या प्लेटीहेलमिन्थेस बाइसेक्सुअल होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। इसलिए इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन की संभावना बहुत अधिक होती है। इनका विकास कठिन है क्योंकि यह परजीवी होते हैं। इसका हेड पार्ट एकदम छोटा सा पिन के गोल हिस्से की तरह होता है, जिसे स्कोलेक्स कहते हैं। इसके नेक में बार बार ट्रांसवर्स डिवीजन होने से खंडों का एक लंबा चेन बनता है, जिसको एस्टोबिला कहते हैं। एस्टोबिला, STROBILA। ये सारे खंड प्रोग्लॉटिड कहलाते हैं। अब बीच के प्रोग्लॉटिड, जिसमें टेस्टिस और ओवरी दोनों बन जाते हैं, मैच्योर होते हैं। उनमें जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जायगोट बनने लगता है। तो पीछे के इन सेगमेंट्स में जायगोट है। अब पिछले छोर से यह बार बार टूट करके लैटिन के साथ, फीकस के साथ बाहर निकलते रहता है। इस क्रिया को एपोलाइसिस कहते हैं। यह देखिए, एक ट्रांसपेरेंट तस्वीर दिखलाई गई है। इसमें जो आप बहुत सारा ब्रांच में काला काला देख रहे हैं, ये सब टेस्टिस के स्ट्रक्चर हैं। और नीचे गोल रचना जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये ओवरी है। अब स्पर्म बनकर, टेस्टिस से जब स्पर्म बनता है तो बाहर आया। अब बाहर से फिर ये अंदर आकर के इंटरनल फर्टिलाइजेशन करता है और ये यूटेरस में फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ जैसे जैसे जायगोट का विकास होते जाएगा, यूटेरस बड़ा होकर अंदर के पूरे स्पेस को भर देगा और बाकी सारे अंग धीरे धीरे डिजेनरेट कर जाएंगे। यह फैसियोला हिपैटिका या लीवर फ्लूक है। इसमें भी ये लाल लाल ब्रांच स्ट्रक्चर जो है, ये टेस्टिस है। और आगे ये जो गोल दानेदार स्ट्रक्चर सब दिखलाए हैं, ये ओवरी है। इनमें भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन लीवर में कई सारे फैसियोला एक साथ पलते हैं, इसलिए इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। अब एनेलिडा, ये भी बाइसेक्सुअल है, लेकिन फ्लैटवर्म की तरह यह सेल्फ फर्टिलाइजेशन, स्वनिषेचन नहीं कर सकता है। रचना में मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन के बनावट में इतना अंतर है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। अब अर्थवर्म और लीच में फीमेल जेनाइटल एपर्चर के बाहर मसल का एक घेरा, एक बैंड पाया जाता है, जिसको क्लाइटेलम कहते हैं। क्लाइटेलम में ही 50 से लेकर 100 तक अंडे निष्कासित होते हैं। अब पूरा क्लाइटेलम अंडा समेत फिसलते हुए आगे जाता है। आगे की ओर 4 जोड़े स्पर्मेटिका होते हैं, जिसमें पार्टनर वर्म स्पर्म जमा करके अलग हो जाता है। तो जब उसके ऊपर से क्लाइटेलम गुजरता है तो स्पर्म दबाव के कारण निकल जाते हैं और क्लाइटेलम के अंदर ही अंडे का फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होता है, भ्रूण विकास होता है। इनमें कोई लार्वा नहीं बनता है। लेकिन समुद्र में पाए जाने वाले पॉलीकीटा में क्लाइटेलम नहीं पाया जाता है। एग और स्पर्म पानी में रिलीज होते हैं,
फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट बाहर ही होता है। तो इनमें ट्रोकोफोर नाम का एक लार्वा बनता है। इसी लार्वा के रूपांतरण से मोलस्का, इकानोडर्माटा और हेमिकॉर्डेटा जैसे हायर एनिमल ग्रुप का निर्माण हुआ है। गोल कृमि, राउंड वर्म और आर्थ्रोपोडा ये यूनिसेक्सुअल है, मेल फीमेल में अंतर होता है, इसलिए इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही होगा। अब चाहे वह टेपवर्म हो या राउंड वर्म हो, उनमें अगर एक ही होस्ट के अंदर जीवन चक्र है तो मोनोजेनेटिक कहलाते हैं, जैसे कि एस्केरिस, कॉमन राउंड वर्म। और अगर दो होस्ट के अंदर लाइफ साइकिल हो तो डाइजेनेटिक कहलाते हैं, जैसे फैलेरिया वर्म है, फैसियोला हिपेटिका है, टेपवर्म है। तो जो डाइजेनेटिक पैरासाइट है उनका जीवन चक्र और ज़्यादा जटिल होता है और इस जीवन चक्र में कई प्रकार के लार्वा बनते हैं। आर्थ्रोपोडा के कुछ क्लास में लार्वा बनते हैं, कुछ क्लास में नहीं बनते हैं। खास करके क्रस्टेशिया नाम के क्लास में अजीबोगरीब प्रकार के 5-6 प्रकार के महत्वपूर्ण लार्वा बनते हैं। वैसे 10-11 प्रकार के लार्वा का रिपोर्ट मिलता है। मोलस्का और इकानोडर्माटा यूनिसेक्सुअल है, मेल फीमेल में अंतर होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। अक्सर यह फर्टिलाइजेशन पानी के अंदर और विकास भी पानी के अंदर होता है। यह लार्वा का निर्माण करते हैं। हायर एनिमल कॉर्डेटा, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल ये यूनिसेक्सुअल है, इसलिए क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। अब फिश और एम्फीबिया में एग और स्पर्म पानी में रिलीज होते हैं, इसलिए उनका फर्टिलाइजेशन और उनका डेवलपमेंट दोनों के दोनों एक्सटर्नल होता है इन वाटर। ये फिश और एम्फीबिया में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। विकास के समय फिश से फिश फ्राई नाम का लार्वा और एम्फीबिया का टैडपोल लार्वा बनता है। रेप्टाइल और बर्ड में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन ये खोल वाले अंडे उत्पन्न करते हैं। अंडे के अंदर ही बच्चे का पूर्ण विकास होता है। जबकि स्तनधारी वर्ग में गर्भाशय या यूटेरस बन चुका है तो फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल और डेवलपमेंट भी इंटरनल होता है। मैमल में, खासकर मनुष्य में, हम लोग आगे चैप्टर 3 में रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स ए लॉट।